हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माइंड ओवर मसल्स पे। तो आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो होने वाला है हमारा स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज साइकोलॉजी। तो स्टार्ट करते हैं इसके मीनिंग के साथ। आज हम बिल्कुल इसके बारे में बेसिक चीज़ जानेंगे। इसका मीनिंग क्या था, कैसे कैसे चेंज हुआ, इसमें क्या क्या चीज़ें स्टडी कर सकते हैं, करियर ऑप्शंस क्या होते हैं एंड इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें समझेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। सबसे पहले समझते हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या होती है। तो स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज साइकोलॉजी क्या होती है, ये एक साइंटिफिक स्टडी है। अब ये किस चीज़ की साइंटिफिक स्टडी है, तो ये साइंटिफिक स्टडी है लोगों के बारे में और उनके बिहेवियर्स के बारे में। ओके ओके। अब हम साइंटिफिक स्टडी की बात कर चुके हैं, लोग और उनके बिहेवियर की बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो स्पोर्ट्स कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे स्पेसिफिकली हम। तो जब हम ये चीज़ें स्टडी कर रहे हैं तो हम कहाँ पे स्टडी करेंगे, ये सारी चीज़ें स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज के एनवायरनमेंट में या उसके कॉन्टेक्स्ट में। तो ये हम बात कर रहे हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज। ओके तो आपको समझ में स्पोर्ट एंड एक्सरसाइज साइकोलॉजी क्या है, एक साइंटिफिक स्टडी है। लोगों के बारे में स्टडी करते हैं जिसमें हम उनके बिहेवियर्स के बारे में स्टडी करते हैं। कौन से कॉन्टेक्स्ट में, स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज के कॉन्टेक्स्ट में। ओके अब ये स्टडी कैसे करते हैं या इसको एग्जामिन कैसे किया जाता है, तो उसके तीन मेथड्स हैं। वो तीन मेथड्स कौन कौन से हैं वो समझ लेते हैं। उस मेथड्स को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं थ्री एबीसीज ऑफ साइकोलॉजी। अब ये एबीसीज क्या होती हैं साइकोलॉजी की, वो समझेंगे। ओके तो यहाँ पे जो ए स्टैंड करता है वो किसके लिए करता है, और बी किसके लिए करता है, सी किसके लिए करता है। ए फॉर अफेक्ट, बी फॉर बिहेवियर एंड सी फॉर कॉग्निशन। ओके अब इसका मतलब क्या है, मीन जो हम एग्जामिन करने की बात करें वो कैसे एग्जामिन करेंगे, तो हम उनको तीन एस्पेक्ट को एग्जामिन करेंगे। अफेक्ट मीन्स उनकी फीलिंग्स के बारे में, वो कैसा फील करते हैं किसी भी चीज को लेके, वो उनका एस्पेक्ट समझेंगे। देन बिहेवियर इज उनके एक्शंस देखेंगे। ओके देन लास्ट इज कॉग्निशन, मीन्स उनका थॉट प्रोसेस। ओके तो ये तीन मेन चीजें थी। अब बात कर लेते हैं कि जो साइकोलॉजी वर्ड है उसको मीनिंग कैसे कैसे चेंज हुआ टाइम के साथ। ओके तो दो तीन चीजें हैं इसमें, वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो ओल्डेस्ट फिलोसफी थी साइकोलॉजी की, पहले उसको समझते हैं वो क्या थी, या ओल्डेस्ट फिलोसफर थे साइकोलॉजिस्ट थे, वो क्या मीनिंग बताते थे इसका, या इसे कैसे समझते थे। ओके तो सबसे पहले वो बोलते थे साइकोलॉजी का एक साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोल। साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोल, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या आती है कि सोल को ना तो हम देख सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं, इसको क्वांटिफाई किया जा सकता। ओके सोल को ना तो देखा जा सकता है और ना ही इसको क्वांटिफाई किया जा सकता। तो इसीलिए इसके मीनिंग में अमेंडमेंट की जरूरत थी। तो सेकंड इसमें चेंज आया एक और। सेकंड चेंज क्या आया, देन इसको बोला गया ये क्या है, साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी स्टडी ऑफ माइंड है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड। ओके सेम माइंड के साथ भी सेम चीजें हो गई कि माइंड को भी ना हम देख सकते ना क्वांटिफाई किया जा सकता। ओके ना तो इसको देख सकते हैं और ना ही क्वांटिफाई कर सकते हैं। देन फिर एक और चेंज हुआ है इसमें, फिर एक और नया नया मीनिंग आया इसका, वो क्या था, फिर बोला गया कि साइकोलॉजी क्या है, ये साइंटिफिक स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस की बात हो रही है। ओके कॉन्शियसनेस।
सेम इसके साथ भी हुआ कि ना तो कॉन्शियसनेस को हम देख सकते ना क्वांटिफाई कर सकते, तो इस चीज को भी रिजेक्ट कर दिया गया आगे चल के। और फाइनली फिर हम जो अभी हम मॉडर्न टाइम में जो साइकोलॉजी का मीनिंग समझते हैं उस पर पहुंचे। ओके, वो क्या है जो हम पहले ही बात कर चुके हैं। साइकोलॉजी क्या है, पीपल को स्टडी करना, उनके बिहेवियर्स को समझना। तो वही साइकोलॉजी क्या है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ओके, तो ऐसे करके इस क्रोनोलॉजी में या बोला इस सीक्वेंस में जो है साइकोलॉजी का मीनिंग चेंज हुआ। तो इसकी एक समरी टाइप लिख लेते हैं कैसे कैसे चेंज हुआ। तो सबसे पहले क्या आया हमारा, सोल। ओके, उसके बाद क्या बोला गया इसे, माइंड। सेकंड, देन थर्ड कॉन्शियसनेस, एंड फोर्थ इज ह्यूमन बिहेवियर या स्टडी ऑफ बिहेवियर। ओके, आई होप ये आपको समझ में आएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक में। अब जो साइकोलॉजी के ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, साइकोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं, साइकोलॉजी के एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की जो हम बात कर रहे हैं, तो इसको क्यों कर रहे हैं, तो इसके मतलब फायदे क्या हैं, क्या क्या चीजें इससे हमें सीखने को मिलेंगी, या कैसे ये बेनिफिट करेगी एक स्पोर्ट्समैन को। तो इसके दो एस्पेक्ट हैं, बोल सकते हैं दो ऑब्जेक्टिव हैं। ओके, वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अगर मेजरली बात करें तो इन्हीं के अंदर, इन्हीं दो जो ऑब्जेक्टिव की हम बात करने वाले हैं, इन्हीं के अंदर सारी चीजें आ जाएंगी। तो ये कौन कौन से हैं, सबसे पहला इसमें हम देखते हैं कि जो या अंडरस्टैंड करते हैं या स्टडी करते हैं कि जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो कैसे अफेक्ट करेंगे किसी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को। ओके, तो हम क्या देख रहे हैं पहले में, इफेक्ट ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। किस पे इफेक्ट देख रहे हैं, इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस पे। ओके, तो सेकंड क्या होगा, सेकंड इसका उल्टा हो जाएगा कि अगर हम बात करें, अगर कोई इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में एक्सरसाइज एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उस चीज का क्या इफेक्ट होगा किस पे, पर्सन के साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट पे, उसकी हेल्थ पे। ओके, तो क्या हो सकता है, स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज का पार्टिसिपेशन, उसका इफेक्ट देख रहे हैं हम किस पे, इंडिविजुअल के साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट पे। ओके, डेवलपमेंट पे क्या देख रहे हैं हम, इन चीजों का इफेक्ट देख रहे हैं। तो मेजरली जो हम बात करते हैं वो ये दो ऑब्जेक्ट में स्पोर्ट्स साइकोलॉजी स्टडी करने के, हम दो चीजें इसमें सर्च करना चाहते हैं कि इन चीजों का क्या इफेक्ट होगा। ओके, बात करते हैं कैसे कैसे देखते हैं हम ये चीजें, ये दो चीजों की जो हमने बात की है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट है, वो कैसे देखते हैं, जैसे इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। तो एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे पहले वाले का एग्जांपल। ओके, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हो जाएंगे हमारे, एग्जाइटी हो गई, मोटिवेशन हो गया, अग्रेशन हो गया, तो इनका कैसे इफेक्ट पड़ेगा किसी परफॉर्मेंस प्लेयर की परफॉर्मेंस पे। तो जब भी हम रिसर्च कंडक्ट करेंगे तो क्या देखेंगे कि जैसे कोई भी अगर हम क्वेश्चन फॉर्मुलेट कर रहे हैं, तो हाउ एंजाइटी अफेक्ट ए लेट्स से वॉलीबॉल प्लेयर परफॉर्मेंस। ओके, उसकी परफॉर्मेंस को, तो ये चीज चेक कर सकते हैं हम, या देख सकते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है किसी चाइल्ड के डेवलपमेंट में किस किस तरीके से रोल प्ले कर रहा है। ओके, रोल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इन चाइल्ड डेवलपमेंट, उसकी पर्सनैलिटी में। ओके, तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का इफेक्ट इंडिविजुअल पे देख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कौन से हो गए, जैसे पहले में हमारा एंजाइटी हो गया, सेकंड में सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया। ओके, अब दूसरा जो हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा था उस वो क्या था कि एक्सरसाइज और जो है
हमारे स्पोर्ट्स कैसे इफेक्ट कर रहा है इंडिविजुअल के साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में, उसके एग्जांपल देख लेते हैं एक दो। ओके, जैसे हम ये देख सकते हैं कि कोई जो एथलीट है या कोई इंडिविजुअल है, वो अगर डेली एक्सरसाइज कर रहा है, डेली रनिंग कर रहा है, तो वो कैसे रिड्यूस करने में हेल्प कर रहा है उसकी एंग्जाइटी और डिप्रेशन को। ओके, तो डज रनिंग रिड्यूस एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन? ओके, देन एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं। जैसे क्या फिजिकल एजुकेशन क्लासेस इंप्रूव करते हैं किसी चाइल्ड के सेल्फ एस्टीम को? ओके, तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो ये हमारे क्या थे, ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे साइकोलॉजी के, दो मेजर ऑब्जेक्टिव जो हमने डिस्कस किए अभी। अब आ जाते हैं हम कि अगर कोई स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट है, अगर वो परस्यू करता है अपना करियर इसमें, तो उसके पास क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे, क्या उसके रोल रहेंगे, प्रोफेशनल एक्टिविटीज क्या क्या वो प्ले कर सकता है सोसाइटी के अंदर। ओके, तो अगर हम ऐसे तो बहुत सारे रोल हो जाएंगे, अगर छोटे छोटे रोल्स की बात करें या प्रोफेशनल एक्टिविटीज की बात करें, हम मेजर चीजों की बात करने वाले हैं यहाँ पे, जो बड़े बड़े रोल्स होने वाले हैं उसके। तो स्टार्ट करते हैं अपने वैरायटी ऑफ करियर्स। ओके, तो जो मेजर हमारे तीन करियर होने वाले हैं, या तीन मेजर प्रोफेशनल एक्टिविटीज हैं इसमें जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, कौन कौन सी हैं वो? तो सबसे पहला इसमें हो गया हमारा जो कोई भी स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट है वो क्या कर सकता है, कोई भी रिसर्च कंडक्ट कर सकता है, जो क्या करेगी, किसी भी एथलीट के लिए हेल्पफुल रहेगी, कोचेज के लिए हेल्पफुल रहेगी, या सोसाइटी में हेल्पफुल रहेगी, समाज के लिए। तो क्या हो गया, कंडक्ट ऑफ रिसर्च। देन सेकंड क्या हो जाएगा इसमें, सेकंड हो जाएगा टीचिंग। टीचिंग क्या होगा, इम्पार्टिंग नॉलेज। तो वो जो साइकोलॉजी की उसको नॉलेज है, उस चीज को इम्पार्ट करेगा कोई भी स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। ओके, देन थर्ड एंड लास्ट कंसल्टिंग। कंसल्टिंग का बहुत बड़ा रोल है साइकोलॉजी में। जो साइकोलॉजिकल बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं वो थ्रू कंसल्टिंग ही ठीक किए जाते हैं। तो ये इसके तीन प्राइमरी, तीन प्रोफेशनल एक्टिविटीज बोल लो या प्राइमरी रोल्स बोल लो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के। ओके, अब हम इसमें बात करने वाले हैं दो स्पेशलिटीज होती हैं साइकोलॉजी में, बात करें या साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो दो मेजर स्पेशलिटीज होती हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं दो, तो उनकी बात करने वाले हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहली है हमारी क्लिनिकल स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होते हैं। तो दो स्पेशलिटीज हो गई, सबसे पहले क्लिनिकल स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट और दूसरे हो गए एजुकेशनल स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। ओके, तो सबसे पहले क्लिनिकल स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट को समझते हैं। तो ये इसमें क्या होता है, इसमें जो भी इंडिविजुअल अगर इस फील्ड में जा रहा है या वो ये चीज सीखना चाह रहा है, तो उसको क्या है, एक एक्सटेंसिव ट्रेनिंग दी जाती है साइकोलॉजी में। ओके, किस चीज के बारे में, सो दे कैन डिटेक्ट, डिटेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। ओके, ये जो टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो क्लिनिकल स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिटेक्ट कर रहे हैं और ट्रीट कर रहे हैं किसको, इंडिविजुअल जो इमोशनल डिसऑर्डर्स को फेस कर रहा है। ओके, ठीक है। और ये जो क्लिनिकल स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ये क्या होते हैं, लाइसेंस्ड होते हैं। कहाँ से, स्टेट बोर्ड्स हो सकता है या सेंट्रल बोर्ड्स भी हो सकते हैं।
ओके, ऐसे ही नहीं कोई भी ट्रीट करने लग जाएगा, तो प्रॉपरली लाइसेंस्ड लोग जो होते हैं, साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, वही ये काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपना सेकंड जो स्पेशलिटीज है इसमें, वो क्या है, एजुकेशनल स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। तो जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, ओके, तो ये इनको भी सेम, ये भी जो अपने साइकोलॉजी के फील्ड में या स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज के फील्ड में, इनको भी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग मिलती है, लेकिन किस चीज़ की, अ, जिससे अंडरस्टैंड कर पाए, ये क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं किस चीज़ को, साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन मूवमेंट। ओके, ह्यूमन मूवमेंट। ओके, जो, और ये पर्टिकुलरली मूवमेंट किससे रिलेटेड होगी, स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज। ओके, और ये जो है पर्टिकुलरली किसी भी इंडिविजुअल को ट्रीट करने के लिए इनको ट्रेनिंग नहीं मिलती। ओके, बोल सकते हैं नॉट ट्रेंड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल, कौन से इंडिविजुअल जो इमोशनल डिसऑर्डर्स को फेस कर रहे हैं। ओके, ये कोई भी, और ना ही ये लाइसेंस किए जाते उनके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट की जो हमने बात की थी, स्टेट बोर्ड्स की बात की थी। अगर हम इसको समराइज करें तो इसका दोनों का क्या डिफरेंस आएगा, तो जो क्लिनिकल स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं हमारे, वो ट्रीट करते हैं एथलीट्स और एक्सरसाइज करने वाले इंडिविजुअल्स को, और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए एजुकेशनल स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, एक तरह से मेंटल कोचेज होते हैं जो एजुकेट करते हैं एथलीट्स को। ओके, ये क्या करते हैं, एजुकेट करते हैं एथलीट्स को और कोचेज को भी, एथलीट्स और कोचेज को एजुकेट करते हैं, जिससे वो क्या कर पाए, जो साइकोलॉजिकल स्किल्स हैं उनको और डेवलप कर पाए, जो उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करें। ओके, तो आज हम इतना ही बात करने वाले हैं। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको और भी कोई इससे रिलेटेड टॉपिक समझना हो तो आप कमेंट में नीचे जाकर बता सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।